चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री। हिस्ट्री में चल गया था मिडाइवल हिस्ट्री। तुम बहुत छोड़ दिए इस चैप्टर में। मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में कहाँ तक पढ़ लिए थे? फिरोज शाह तुगलक पढ़ लिए थे? मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ लिए थे? हाँ, नकली मुद्रा से तो पढ़ ही लिए थे। चलो अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, है ना। FST बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो लिखो 1351 से लेकर के 1388 तक, है ना, इसका कार्यकाल है। पिता का नाम था रजब, वो सिपह सलाहकार था। माता का नाम था बीबी जैला। रजब। माता का नाम था बीबी जैला। पिता इनके हैं रजब, सिपह सलाहकार थे। माता का नाम है बीबी जैला, है ना। ये हिंदू थी, ठीक है। सरदार रायमल की पुत्री, सरदार रायमल। क्लियर यहां तक? हाँ, एक पुत्र था, दो पुत्र थे। इसका नाम था कुतुबुद्दीन और इब्राहिम। इनके पुत्र का नाम है कुतुबुद्दीन एंड सरदार रायमल की पुत्री है ये बीबी जैला। बात समझे? इसका मतलब क्या है कि इनकी माता जो थी हिंदू थी। बस में आ गई। अगला पॉइंट आता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का क्या लगता था। तो मोहम्मद बिन, देखो नाम थोड़ा सा अलग है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। ये क्या है? चचेरा भाई। लिखो मोहम्मद बिन तुगलक का हाँ MBT का चचेरा भाई है। हाँ, MBT का चचेरा भाई कौन? FST। क्लियर? हाँ, इसका एक वजीर था। FST का वजीर समझते हो? वजीर माने होता है प्रधानमंत्री। तुम चेस खेले हो तो उसमें देखो वजीर होता है, वजीर, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। तो वजीर का नाम था मलिक मकबूल। क्या नाम था? मलिक मकबूल। किसका वजीर था? FST का वजीर था। अब देखो यहां से क्लियर कर लो। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 तक इसका कार्यकाल रहा। पिता का नाम था रजब, क्लियर है ना, सिपह सलाहकार थे रजब। माता का नाम था बीबी जैला, जो सरदार रायमल की पुत्री थी। पुत्र का नाम है कुतुबुद्दीन और इब्राहिम। MBT का बेटा नहीं है, MBT का चचेरा भाई है। क्लियर समझ लिया, है ना। इनका एक वजीर था FST का, उसका नाम था मलिक मकबूल। यहाँ तक कहानी क्लियर है? कौन उसका ई कौन थे बाजी? ये MBT के चचेरा भाई मलिक मकबूल।
एफएसटी का वजीर, वजीर माने प्रधानमंत्री। अच्छा, इसका प्रधानमंत्री हाँ फिरोज शाह थे। हाँ, फिरोज शाह का प्रधानमंत्री है मलिक मकबूल। बस समझ में आ गई। मलिक मकबूल जो है ना, देखो वजीर उर्दू शब्द है, प्रधानमंत्री का उर्दू शब्द है वजीर। जैसे तुम लोग एक नेता को सुनते होगे भाषण में, उसका नाम है ओवैसी। ओवैसी को सुनते हो कभी भाषण में? ओवैसी, ओवैसी क्या बोलता है कि मेरे देश के वजीर ए आजम, आजम मतलब देश, देश अब वजीर मतलब प्रधानमंत्री, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, बात समझे? तो हमेशा वजीर ए आजम बोलता है, मतलब वो उर्दू शब्द है उर्दू शब्द। है ना। हाँ, क्लियर हो गए? अगला पॉइंट लिखो। अब देखो इसने क्या क्या काम किए, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो कानून था वो एक शरिया कानून था, उससे चलता था। शरिया कानून, देखो शरिया कानून बहुत ही सख्त कानून है। शरिया कानून में क्या क्या है जो बताए थे तुम लोग, एक मुस्लिमों का कानून है शरिया कानून। वो लोग अभी भी मांग करते हैं कि हमको शरिया कानून के तहत अपना देश का कानून बनवाना है। अब शरिया कानून में कहता क्या है कि तुम बुरके में रहना है तुमको दिन भर, मतलब हमेशा बुरका में, हाँ जो काला काला बनता है ना, हाँ वो बुरखे में रहना है। दूसरा, महिलाओं को ज्यादा अधिकार देता नहीं है, अपने पति के साथ ही बाहर निकलना है। हाँ सर, हमें ऐसे देखते हैं। हाँ शादी होते हैं ना, ऐसे हाँ, ऐसे अपने भाई के साथ या पिता के साथ, हाँ मतलब अकेले नहीं निकलना है, बात समझे? फिर और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उसमें सख्त कानून है, बहुत ही जबरदस्त कानून है। नृत्य पर प्रतिबंध है, संगीत पर प्रतिबंध है ना। हाँ अभी भी एक कानून जो है ना, शरिया कानून है, किताब है शरिया कानून का, उसमें बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उसी कानून से ये अपना राज्य का संचालन करता था, बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला काम क्या था? तो हज यात्री को, हज यात्री क्या होते हैं बताते हैं। देख लो, शरिया कानून से अपना राज्य चलाते थे। हज यात्री को अपने खर्चे पर, हाँ यात्रा हज यात्री को अपने खर्च पर यात्रा करवाते। अब हज यात्री होते क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग पुण्य कमाने जा रहे हैं, कहाँ? तो बूढ़ा बूढ़ी जाते हैं, ये 4 धाम की यात्रा होता है हमारे यहाँ, पता है ना। वैसे ही मुस्लिमों का होता है मक्का मदीना की यात्रा। कहाँ की यात्रा? हाँ मक्का मदीना। जब बुजुर्ग होते हैं ना तो लोग मक्का मदीना जाते हैं घूमने के लिए, मतलब यात्रा करने के लिए या फिर पुण्य कमाने के लिए, जो समझ लो, है ना। तो उनका पवित्र स्थान मुस्लिमों का वही है, मक्का मदीना ही है। जैसे हम लोग का है ना रे, राम मंदिर है, जैसे हाँ काली मंदिर है, जैसे हम लोग का वैष्णो देवी है, तो जाते हैं ना हम लोग दर्शन करने, वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे, राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे। वैसे ही उन लोग का जो मेन पवित्र स्थान है वो स्थान है मक्का मदीना, जहाँ पर हजरत मोहम्मद साहिब का जन्म स्थान है वो। बस मांगे मंदिर, मस्जिद है वो, हाँ मस्जिद है, और वो वहीं पर पवित्र स्थान है वो, वहाँ पर हजरत मोहम्मद साहिब का जन्म हुआ था, इसलिए पूरे देश के पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम वहाँ यात्रा करने आते हैं मक्का मदीना में। है मिल रहा है? ठीक हो गया? ठीक है, हिल रहा है। जाता वहां पे, चलो हो गया। आगे है, हाँ एक क्वेश्चन और आता है जो तुम लोग को पहले पढ़ाए थे। अशोक के 2 स्तंभ थे, है ना। अशोक 2 स्तंभ, उसको जो है वो दिल्ली मंगवाया था, यही व्यक्ति है जो दिल्ली मंगवाने वाला है अशोक के 2 स्तंभ लेख को। स्तंभ मतलब होता है पिलर। हाँ अशोक का पेड़ होता है ना, तो अशोक के पेड़, अशोक का नाम इसलिए रखा गया कि यहाँ पर वो पेड़ बाद में अशोक का नाम रखा गया है। वही पेड़ अशोक के साथ साथ चलता था,
उसकी सिक्योरिटी की रक्षा करता था। बात समझ में आएगी? तो उसका नाम रखा गया है अशोक का पेड़। थोड़ा चारों तरफ से घनेदार होते हैं ऐसे करके, और वो लंबे भी होते हैं, तो इसी कारण उसका नाम रखा गया। वो तो बाद में रखा है ना। हाँ, पहले उसका कुछ और नाम हुआ होगा, ना समझे? हाँ। अब देखो, अशोक के 2 स्तंभ लेख है। स्तंभ मतलब पिलर, पिलर पर लिखा हुआ लेख को कहते हैं स्तंभ लेख। बस भाई, और इस स्तंभ लेख को एफएसटी ने क्या किया कि 2 स्तंभ लेख कहाँ था? एक मेरठ में था, है ना? नहीं, ये में तो मोबाइल है। एक मेरठ में था और एक टोपरा में था। कहाँ कहाँ था? मेरठ। हाँ, एक था मेरठ और एक था टोपरा। टोपरा पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। अब मेरठ पड़ता है यूपी में। ये दोनों जो अभिलेख था, ये दोनों अभिलेख को ये एफएसटी ने क्या किया था कि दिल्ली मंगवाया था। कहाँ ले आया? दिल्ली। अभी ये दोनों अभिलेख तुमको दिल्ली के लाल किला, हरियाणा से, टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली, ठीक है? 2 अभिलेख थे, एक मेरठ में था, एक टोपरा में था। टोपरा हरियाणा में पड़ता है और मेरठ यूपी में पड़ता है। तो दोनों को मंगवा करके अभी वो अभिलेख जो है वर्तमान में वो दिल्ली के लाल किला में रखे हुए हैं। बस मागी, तो लिख लो, अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाया था। क्लियर? अब देखो, इसने जो राजकीय पद है, जैसे सैनिक का, सेनापति का पद, प्रधानमंत्री का पद, वित्त मंत्री का पद, है ना, उद्योग मंत्री का पद, व्यापार मंत्री का पद, वाणिज्य मंत्री का पद, ये सब पोस्ट जो है इसको वंशानुगत बना दिया। मतलब इसके पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने योग्यता के दम पर सबका पोस्ट कर रहे थे। वो मतलब योग्यता जितना है उस हिसाब से अपना पोस्ट पर रखते थे। लेकिन ये व्यक्ति जब आया, एफएसटी जब आया, तो उसने क्या किया कि मान लो कि हम वित्त मंत्री हैं, तो हमारा बेटा आगे वित्त मंत्री बनेगा, उसका बेटा आगे वित्त मंत्री बनेगा, उसका बेटा आगे वित्त मंत्री बनेगा। बस में आ गई? उसी को बोलते हैं वंशानुगत। क्या बोलते हैं? वंशानुगत। जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वित्त मंत्री का बेटा ही वित्त मंत्री बनेगा, सेनापति का बेटा ही सेनापति बनेगा, है ना? हाँ, वही वाला कहानी है। बस में आ गई? तो लिखो, इसने राजकीय पद को, इसने राजकीय पद को वंशानुगत बनाया। इसने राजकीय पद को, हाँ, राजकीय पद को वंशानुगत बनाया। वंशानुगत कहने का मतलब, हाँ, राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाला कहानी। तो वित्त मंत्री का बेटा ही वित्त मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा ही कोई बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। बात समझे? वैसा पोस्ट बना दिया इसने। क्लियर हो गया यहां तक? इसके 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। लिखो, 2 राज्याभिषेक, 2 राज्याभिषेक देख लेना। एक बार राज्याभिषेक हुआ था 22 या 23 मार्च को 1351 में। 22 या 23 मार्च को 1351, है ना? ये कहाँ हुआ था? तो सिंध खट्टा में। सिंध का इलाका पड़ता है खट्टा। बस में आई? ये पहला बार राज्याभिषेक हुआ है। दूसरा बार राज्याभिषेक थोड़ा धूमधाम से हुआ, वो हुआ दिल्ली में। तो ये हुआ है अगस्त 1351 में। खट्टा 1351 में ये हुआ है। कहाँ? दिल्ली में। बस माई, देखो, जब एमबीटी की मृत्यु हुई, है ना, तो राजगद्दी के लिए 2-3 व्यक्ति मुख्य रूप से जो थे वो योग्य थे, या फिर प्रतिस्पर्धा थी उसमें, है ना, कंपटीशन था। तो वो व्यक्ति था एक फिरोज शाह तुगलक, बस माई, और एक व्यक्ति था जो इनका बेटा था एमबीटी का, 2 बेटे। तो ये 3 व्यक्तियों में पूरी तरह संघर्ष होना शुरू हुआ। उस समय फिरोज शाह तुगलक सिंध के अभियान पर था। कौन से अभियान पर? सिंध के अभियान पर। सिंध के अभियान पर था, तो सारे लोगों से जनमत लिया। जनमत मतलब
वोटिंग किया एक तरह से, और वोटिंग में क्या आया, वहां पर लोगों ने वोटिंग कर दिया कि फिरोज शाह तुगलक जो है राजा बनेंगे। तो सिंध के अभियान पर था, खट्टा के निकट पड़ता है, पंजाब के आगे बढ़ोगे सिंध पड़ेगा, पंजाब दिख रहा है ना, पाकिस्तान के इलाका में थोड़ा सिंध है ना। तो वहां के राजा, वहां के सब लोगों ने इसको राजा मान लिया, सुल्तान मान लिया। सुल्तान मानने के बाद वहीं पर इसको राज्याभिषेक कर दिया गया। तो वहां पर तो नॉर्मली राज्याभिषेक हुआ। जब ये दिल्ली आया तो दिल्ली में इसको फिर 2 प्रतिद्वंदी और मिलेंगे, है ना, वो भी राजा बनने बैठे हुए हैं, वो अपना राजा बना बैठा हुआ है, यहाँ अपना राजा बना बैठा हुआ है, 2 व्यक्ति। तो उस प्रतिद्वंदी का सामना किया, उस प्रतिद्वंदी को खत्म किया, है ना, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, और फिर से राज्याभिषेक दोबारा करवाया। इस बार पूरी पार्टी के साथ करवाया था, उस अगस्त में करवाया था 1951 में। तो देखो लगभग 1 साल का गैप है 1 साल गैप, मार्च में हो रहा है, अगस्त में हो रहा है, लगभग 1.25 साल गैप जा रहा है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, है ना, लगभग 1.5 साल का गैप दिख रहा है इसमें। ये मार्च में हुआ है, ये अगस्त में हुआ, 51 में, सॉरी 51 में ही है दोनों ना, सॉरी 6 महीना गैप है, 4-5 महीना गैप है ना, दोनों 51 में, हमको लगा 50 में हो रहा है, 51 में, है ना। क्लियर यहां तक? तो लिख लो, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, लिख लो। हाँ, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, जजिया कर बता दो तुम लोगों को, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान है ये। जजिया कर, जजिया कर क्या होता है? देखो ये पहला सुल्तान है जो मुस्लिमों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है। अभी तो बताया हज यात्री को अपने खर्चे पर हज यात्रा करवा रहा है, लेकिन ब्राह्मणों पर क्या करवा रहा है? जजिया कर लगवा रहा है। जजिया कर किसे कहते हैं? तो ब्राह्मणों पर अपने राज्य में रहने के लिए या अपने अपने तीर्थ यात्रा करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था, उसको बोलते थे जजिया कर। मुस्लिमों को अपने टैक्स के पैसे से खर्च यात्रा करवाना, और जब मान लो कि हमको यहाँ से वहां जाना है, उसके लिए हमको टैक्स देना पड़े, उसको बोलते हैं कुछ, बस समझ गई, जजिया कर। क्लियर? तो लिख लो, मुस्लिमों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान, सॉरी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान। अभी भी बना रहे हैं, अब तो ठीक है।